लास्ट क्लास में हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल्स इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम पढ़ी थी, फिर उसके एप्लीकेशन भी किए थे। आज हम क्या करने जा रहे हैं? तो हम पढ़ते हैं आगे बच्चों। अब हम देखने जा रहे हैं, आज की क्लास में हम देखेंगे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इनइलास्टिक कोलिजन, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इनइलास्टिक कोलिजन। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं हेड ऑन, ठीक है। हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा बच्चों? इसमें हो रहा है ये, तो मान लीजिए m1 m2 v1 v2 वेलोसिटी से आ रहे हैं बच्चों, v1 डैश और v2 डैश आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज हैं, ठीक है। तो ये बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन, और ये है आफ्टर कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन और ये क्या है? आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि m1 v1 से m2 v2 से टकरा करने के बाद क्या हुआ? m1 v1 डैश और m2 v2 डैश, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ये मैंने डायग्राम बनाया है। अब ध्यान से सुनना, लास्ट क्लास में मैंने एक फॉर्मूला बताया था। पता है क्या फॉर्मूला बताया था? याद दिलाता हूँ। मैंने फॉर्मूला बताया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इज काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस हाफ mvc स्क्वायर, ये बताया था बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि इसकी वैल्यू हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर होती है, तो प्लस हाफ mvc स्क्वायर, जहाँ m जो है वो पूरे सिस्टम का मास है, ठीक है। चलिए, अब हमें बताना है कितना लॉस हुआ। लॉस का मतलब आपके पास पहले 50 रुपये थे, अब कम बचे, 40 बचे, तो लॉस 10 का हुआ ना। तो इनिशियल माइनस फाइनल होगा ना भाई। SRG बैच की आज क्लास हुई थी, तब मैंने बताया पूरा प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, बिल्कुल मज़ा आया। तब मैं ये बताओ तुम तो, आज मैंने प्लेटफॉर्म जो चेंज करवाया उसमें मज़ा आया कि नहीं? सर मेरा एक डाउट है, जैसे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, उसे डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे, बट वो डायमेंशनली करेक्ट तो नहीं होगी, क्योंकि एक साइड तो सिर्फ टाइम होगा। नहीं बेटा, होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा वो। डायमेंशन आप थोड़ा ढंग से देखिएगा। चलिए, तो हम लॉस देखने जा रहे हैं। तो लॉस इज के इनिशियल माइनस के फाइनल। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? हाफ म्यू, म्यू तो चेंज होना नहीं है बच्चों। वी आर इनिशियल, मान लेते हैं वी आर इनिशियल बराबर वी आर है, तो वी आर फाइनल ई टाइम्स वी आर होगा। याद करें, माइनस साइन लगा दीजिए, लेकिन हमें स्क्वायर करना है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ठीक है। प्लस हाफ mvc स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ म्यू v रिलेटिव फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ mvc स्क्वायर, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, ये और ये कैंसिल हो गया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनिशियल और सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है, ठीक है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ म्यू वी रिलेटिव इनिशियल मतलब वी आर स्क्वायर और फाइनल मतलब ई स्क्वायर वी आर स्क्वायर। तो कितना आया बच्चों? हाफ म्यू 1 माइनस ई स्क्वायर वी आर स्क्वायर, जहाँ वी आर जो है वो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी है, जो वी आर है वो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी है, क्लियर। अब ये लॉस हम थोड़ा सा अगर देखें ध्यान से, तो इससे एक और बात सामने आती है, और वो ये सामने आती है कि अगर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस देखें, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस देखें, तो मेरे हिसाब से ई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी लॉस उतना कम होगा, ऐसा है ना। तो ई की मिनिमम वैल्यू पर लॉस मैक्सिमम होगा, तो के लॉस मैक्सिमम
इज हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, हाफ म्यू वी आर स्क्वायर, ये मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मान लीजिए ये m1 मास जो है वो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल क्या होगी, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस पता है क्या डेफिनेशन होती है, याद कराता हूँ, उनसे बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं बच्चों, जहां पर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होता है उसे क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक, तो इसको लिख भी लें, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ठीक, दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड। ये m मास का एक बॉल v वेलोसिटी से आ रहा है, e की वैल्यू हाफ है। ठीक है, ये 2m मास से टकराता है, ये 3m मास से टकराता है। फाइंड परसेंटेज लॉस ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, चलिए शुरू हो जाइए, परसेंटेज लॉस निकालिए टोटल काइनेटिक एनर्जी का। देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं, फटाफट जल्दी से शुरू हो जाइए। चलिए बताइए परसेंटेज लॉस ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी। आया लॉस बच्चों, चलिए मैं निकालूं, के लॉस इज हाफ म्यू m इंटू 3m अपॉन m प्लस 3m, ठीक, इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 और v रिलेटिव का स्क्वायर। v रिलेटिव कितनी थी, एक रेस्ट पे था और एक v से आ रहा था, तो v स्क्वायर ही आ जाएगा। ये लॉस है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो के लॉस की वैल्यू यहाँ से आती है 3/4 इंटू 2 8, ठीक है, 1 माइनस 1/4 इज 3/4 इंटू m इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों अगर लॉस मैं बोलूँ, ध्यान दीजिएगा, 9/16 ऑफ हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, मतलब 9/16 ऑफ के इनिशियल, तो के फाइनल लॉस की फ्रैक्शनल वैल्यू पूछ रहा है, फ्रैक्शनल परसेंटेज लॉस। तो कितना हो गया परसेंटेज लॉस, बोलिए, के लॉस अपॉन के इनिशियल, ये फ्रैक्शनल हो गया, इंटू 100, तो 9/16 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 25, ठीक है भाई। और ये कितना हो गया 225/4, तो कितना आया लॉस, जल्दी बताइए। 56.25% इतना लॉस हुआ। क्लियर बच्चों, ये समझ में आ गई बात। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जरा सुनिएगा भाई, ये है 2m और ये है m, ठीक, e की वैल्यू जो है वो है 2/3, फाइंड, और ये भी वेलोसिटी से आ रहे हैं, फाइंड द, एक मिनट, e की वैल्यू नहीं पता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ e find the value of e so that
फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक, देखते हैं ये कौन कर पाता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बताओ जी बताओ, देखते हैं, बताइए बताइए। आप असार जी का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखता हूं मैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर मैं लॉस निकालूं बच्चों, अगर मैं लॉस निकालूं, के लॉस, ठीक है, तो लॉस कितना होता है, इनिशियल माइनस के फाइनल। एस के ने भी हाफ निकाला है आंसर। चलिए भाई देख लेते हैं सही क्या गलत क्या है। तो यहाँ से कितना लॉस आया बच्चों, यहाँ से आया है के इनिशियल माइनस 3/4 के इनिशियल, तो कितना आया, के इनिशियल बाई 4, ये आ रहा है, ठीक है। अब जरा मैं निकालता हूँ क्या आता है हमारा। तो हमारा आता है हाफ m1 m2, m1 m2 देखो क्या है, 2m और m है, तो 2m इंटू m अपॉन 2m प्लस m 3m इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और v रिलेटिव का स्क्वायर, एक चल नहीं रहा और एक चल रहा है, v स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया भाई। अच्छा, तो यहाँ से आया 2/3 और m से m भी कैंसिल हो जाएगा, एक ये वाला इससे कैंसिल, 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से आता है 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर 3/8। तो ई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, ई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/8, सॉरी 1 माइनस 3/8, ठीक। तो कितना आया बोलो, ये तो 5/8 आया कि नहीं आया ई स्क्वायर। यार ये मेरा आंसर तो बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहा है, √5/8 आ रहा है। सजल गोयल सर, अजय सर की क्लास होगी IOQM वाली, हाँ बिल्कुल हो ही रही है बेटा, चल ही रही है। देखो बच्चों मैंने कोई गलती की है क्या यार, जरा बताओ। आपका आंसर कुछ और आ रहा है, मेरा कुछ और आ रहा है, तो कुछ गलती मेरे से हुई होगी। 3/4 है तो 1/4 लॉस हो गया, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ गया 2/3, 1 माइनस ई स्क्वायर। यार मेरा तो कुछ और आ रहा भाई, आप लोग देखो चेक करो, 2m होगा ना। अच्छा 2m कहाँ होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में 2m होगा। ओहो ये हुई ना बात, क्या गलती पकड़ी है बच्चा, दिल खुश कर दिया जी आपने मेरा। ये आ गया 1/2, तो ये आ जाएगा 3/4, थैंक यू, ये आ जाएगा 3/4, ठीक। तो ये आ जाएगा 1/4, और अगर ये आ जाएगा 1/4 तो इसका रूट लेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी हाफ। ये हुई ना बात, देखो गलती हो गई यार इसमें हमसे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर में, देखो m का 2m लेना था, और ये गलती आपसे भी हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है बच्चों। आज शुरू करने वाले हैं हम लोग ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है, मतलब हेड ऑन कोलिजन जो नहीं है, जाहिर सी बात है, उसी को हम ऑब्लिक कोलिजन कह रहे हैं। और ऑब्लिक कोलिजन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑब्लिक कोल्सन, अच्छा भाई, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन देखने जा रहे हैं। अब पहले हमने स्पेशल केस देखा था ऑफ कोलिजन। क्या होता है जनरल फॉर्म, देखो भाई जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म बच्चों होता है कि मान लीजिए ये दो बॉडी का ये पॉइंट किसी कारण से टकरा रहे थे आपस में, ठीक है। टकराने के जस्ट पहले का डायग्राम ये है, ये इस साइड जा रहा था, ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी थी v1, ठीक, और ये वाले पार्टिकल की वेलोसिटी थी v2। ये कौन से पॉइंट हैं, ये पॉइंट हैं बच्चों वो जो टकराए हैं, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, इसको ये भी बोल सकते हैं, जो कांटेक्ट में आए हैं ये वो पॉइंट है,
ये मान लीजिए ये है वो फोर्स जो इम्पल्स के दौरान लगा, तो ये है लाइन अलोंग इम्पल्स। इम्पल्स कौन सी बच्चों? नेट इम्पल्स के अलोंग ये लाइन है। ठीक, ध्यान से सुनना भाई। ये है v2 डैश। अब क्या हुआ? अब हुआ कोलिजन, और कोलिजन के बाद बच्चा पार्टी इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई भाई। इनको फटाक से कोलिजन मिला तो इन्होंने वेलोसिटी बदल करके इस साइड v1 डैश कर दी। ठीक, अच्छा जी। अब इनकी वेलोसिटी जो थी, इन भाई साहब की वेलोसिटी इनकी टकराने के बाद इस साइड हो गई, और ये अभी भी लाइन अलोंग नेट इम्पल्स है। लाइन अलोंग नेट इम्पल्स इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट, कुछ लोग इसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जिस लाइन के अलोंग इम्पैक्ट हुआ, तो लाइन अलोंग नेट इम्पल्स इज बेसिकली लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक, अब क्या करेंगे? अब हम इनके कंपोनेंट करेंगे, v1 v2 का अलोंग द लाइन, और v1 डैश v2 डैश का अलोंग द लाइन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और न्यूटन साहब कहते हैं कि E इक्वल्स टू अभी भी v2 डैश माइनस v1 डैश है, लेकिन v1 v2 v1 डैश v2 डैश ये क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो मैं नीचे लिखता हूं, वेयर v1 v2 v1 dash and v2 dash are velocities of points of impact, velocities of points of impact। इसको थोड़ा सा और सही कर देते हैं, आर components of velocities of points of impact along the line of impact। So v1 v2 v1 dash v2 dash are components of velocity of points of impact along the line of impact। क्योंकि क्या कहना चाहते हैं आप, कि देखिए क्या कहना चाहते हैं। अगर ये थीटा 2 डैश है ना, तो बेसिकली ये वाला जो v2 डैश है ना, ये वाला v2 डैश, अगर मैं इसको इससे इक्वेट करूंगा ना, तो ये v2 डैश cos थीटा 2 डैश के बराबर हो। ये कहना चाहता हूँ, कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, और कोई बात नहीं कहना चाह रहा हूँ। समझने का प्रयास करिए। देखिए, कोई डाउट आए तो पूछिए। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई। बेसिकली हम लोग जो जिनको कहते थे वेलोसिटीज ऑफ, हम क्या क्या कहते थे याद दिलाता हूँ। हम कहते थे वेलोसिटी ऑफ बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। इसका क्या बोलते थे? फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। इसे क्या कहते थे? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी। यही कहते थे बच्चों। अब क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना। v1 इज, मैं पूरा v1 के बारे में लिखता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। v1 इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, इनिशियल मतलब बिफोर द कोलिजन, ठीक है, along the line of impact, along the line of impact। इसका मतलब क्या लेना है बच्चों? कंपोनेंट लेना है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी along the line of impact। अब फर्स्ट बॉडी भी गलत लिखा है, पता है? ये फर्स्ट बॉडी नहीं होगा, पता है क्या होगा? ऑफ
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट बॉडी। कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है ये। पहले ये v1 वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, बस इतना था। अब क्या हो गया, ये कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लेकिन किसकी, बॉडी की नहीं भाई। जैसे मान लो ये आया है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक। अब इसके हर पॉइंट की तो अलग अलग वेलोसिटी, जो मैंने हाथ में पकड़ रखा है उसकी तो जीरो है ना, और यहाँ वाले की ज़्यादा है ना। तो यहाँ अगर कोलिजन हुआ, इस जगह कोलिजन हुआ, अगर इस पॉइंट पर कोलिजन हुआ तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की जहाँ कोलिजन हो रहा है उस पॉइंट की वेलोसिटी की बात चली, पूरी बॉडी की नहीं। और वो वेलोसिटी भी नहीं, उसका कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये है असली कहानी, ठीक। एक स्पेशल केस से अपनी बात को समझाता हूं, ध्यान से सुनना। क्या है स्पेशल केस? स्पेशल केस है बच्चों कि जैसे मान लीजिए यह है फ्लोर, ठीक है। अच्छा, अब ये है नॉर्मल और ये है पार्टिकल मास m का, और इस डायरेक्शन में कुछ पार्टिकल ये v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर आ रहा है, ठीक। इतनी बात क्लियर है, v वेलोसिटी से थीटा एंगल में आ रहा है। ये डायरेक्शन को मैं x ले रहा हूं और ये डायरेक्शन को मैं y ले रहा हूं। और कहा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो E है, ठीक। तो अब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लगाइए और बताइए कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक। अब यहाँ पर तो बहुत स्पेशल केस ये है कि ये है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये वाली, और ये है ये वाली सेकेंड बॉडी का पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ठीक। अब अलोंग द कॉमन नॉर्मल, यही तो लाइन इम्पैक्ट हो गया, ठीक। ध्यान से सुनना, इसको मैं फर्स्ट बॉडी कहता हूँ, इसको फर्स्ट बॉडी, इसको सेकेंड बॉडी। तो सेकेंड बॉडी तो अर्थ ही हो गई यार, तो इसकी वेलोसिटी तो चेंज होने वाली है नहीं। समझ में आ रही है बात? तो क्या करें कि वही न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लगाएं, लेकिन वेलोसिटीज की जगह क्या लें, कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच along the line of contact, along the line of impact। क्लियर? चलिए ध्यान से सुनिएगा जरा मेरी बात को। अब इसके दो कंपोनेंट करते हैं, ये है v cos थीटा और ये है v sin थीटा, ठीक। आफ्टर कोलिजन बोलिए कौन सा कंपोनेंट along the line of impact है, तो v cos थीटा है, और ये v cos थीटा से अप्रोच कर रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट v cos थीटा से आ रहा है, तो कितनी वेलोसिटी से लौटेगा ये बोलो, ये EV cos थीटा से लौटेगा, और ये वाला कंपोनेंट ये V sin थीटा से चलेगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक, अच्छा जी। अब आगे बात करते हैं। अगर मैं टोटल वेलोसिटी निकालूं और मैं कहूं कि ये V sin थीटा है और ये EV cos थीटा है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, मान लेते हैं V डैश है। तो V डैश की वैल्यू वेक्टर पढ़ा है आप लोगों ने, रूट ओवर V sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस EV cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। कितना आ गया बच्चों? V डैश की वैल्यू बोलो, ये आती है, V बाहर निकाल सकते हैं तो कितना आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू V। ये आ गई V डैश की वैल्यू, ठीक है बच्चों? क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हमें अगर मैं E की डेफिनेशन लगाऊं तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, ये EV cos थीटा, ये V sin थीटा, ठीक है। तो ये एंगल अगर कोई मुझसे पूछे कि वर्टिकल से कितने एंगल पर पार्टिकल जाएगा, तो क्या वो भी बता सकता हूँ, tan अल्फा इक्वल्स टू V sin थीटा
अपॉन वी ई वी कॉस थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया बच्चों, टेन थीटा अपॉन ई। तो टेन अल्फा इज टेन थीटा अपॉन ई। ये बात समझ में आ गई क्या बच्चों? कोई डाउट हो तो बिंदास पूछिए, मैसेज बॉक्स में लिखिए। नहीं है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं, मतलब देखने क्या जा रहे हैं, अब हम आपको क्वेश्चन देने जा रहे हैं और इस बात को अप्लाई करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए लगे हाथों, ठीक है। क्वेश्चनवा देखिए जरा। तो क्वेश्चनवा ये है बच्चों कि ये एक फ्लोर है, ठीक है। यहाँ से एक पार्टिकल आ रहा है 45 डिग्री एंगल पर। कितने एंगल पर? 45 डिग्री एंगल पर। अच्छा, वी साइन थीटा चेंज क्यों नहीं होगा? अच्छा हुआ तन्मय शर्मा ने पूछ लिया, शाबाश बेटा। वी साइन थीटा कोई बताएगा क्यों चेंज नहीं होगा? पहले वी साइन थीटा बिफोर कोलिजन में भी आ रहा था, वी साइन थीटा आफ्टर कोलिजन में भी आ रहा था, तो बताइए वी साइन थीटा चेंज क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर मैं इसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट कह रहा हूं तो सारा का सारा फोर्स इसी डायरेक्शन में है। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट जीरो होगा, तो इस डायरेक्शन में नो फोर्स, और इस डायरेक्शन में नो फोर्स, इसका मतलब कोई फोर्स ही नहीं है तो वेलोसिटी क्यों चेंज होगी? तो आज के बाद अब कंक्लूड करते हैं, हमें क्या करना है। हमें करना ये है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हमें करना ये है कि अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसे लिखता हूँ, कंक्लूजन, कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिखते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, यहां से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, बहुत छोटी सी चीज को, कि अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट दो पॉइंट ध्यान रखना है। अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, ठीक है। दूसरा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट नो चेंज। तो जो कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ कोलिजन में आ जाएंगे, और जो कंपोनेंट लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर हैं उनमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, हम अब आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन वह है ये कि ये है 45 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से पार्टिकल आ रहा है कितनी वेलोसिटी से? 40√2 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से ये पार्टिकल आ रहा है। ई की वैल्यू हमें दी गई है 3/4। तो क्या होगा बच्चों, ये बताइए, पहले कोलिजन के बाद पार्टिकल कहीं दूसरी जगह जाके गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, रेंज बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, मैक्सिमम हाइट बताइए, ठीक। तो क्वेश्चन है फाइंड आर टी एच आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट।
एसके ने बताया रेंज 240 है, T6 है, H45 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैं इसके दो कंपोनेंट करता हूँ, एक आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे 40 और 40, ये वाला भी 40 और ये वाला भी 40 आ गया। ए की वैल्यू कितनी है? 3/4। तो आफ्टर कोलिजन में वापस लौटते समय 40 इंटू 3/4 कितना आ गया भाई? 30 हो गया। और ये वाला कितना रहेगा कि 40 रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? ठीक है। अच्छा, अब अगर ये 40 है, ये 30, तो ये प्रोजेक्टाइल का नया प्रॉब्लम बन गया कि वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट 30 है, हॉरिजॉन्टल का 40 है। हालांकि तुम समझ गए होगे 37 डिग्री एंगल बनाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रेंज होती है ट्वाइस ऑफ, अगर तुमने मुझसे पढ़ा है तो याद होगा, UX/UY/G। तो 2 इंटू 30 इंटू 40/10, ये आ गया 240 मीटर। रेंज, मैक्सिमम हाइट UY² बाई 2G। तो 30 का स्क्वायर 900/2G, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 45 मीटर। ठीक। इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है 2UY/G, ये हो गया 2 इंटू UY की वैल्यू बोलिए, UY की वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलिए कितनी है UY की वैल्यू? UY की वैल्यू है 30/10। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 6 सेकेंड। ये आंसर वाह है भैया। क्या ये बात समझ में आ गई भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड, मैक्सिमम हाइट 45 मीटर और रेंज की वैल्यू 240 मीटर। कुछ लोगों ने ये आंसर दिया भी था। ठीक है, चलिए अब हम आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। अगर ये इसका क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन के लिए अपनी कमर कस लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इजी था, चलो बहुत बढ़िया बात। अगला क्वेश्चन है फाइंड बी पार्ट, फाइंड, फिर से रेंज, फिर से टी, फिर से एच आफ्टर सेकेंड कोलिजन। वो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन था, ये सेकेंड कोलिजन के बाद बताइए। चलिए बताइए बताइए बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। चलिए ठीक है, मैं देखूं, देखना जरा ध्यान से। रेंज का फॉर्मूला था 2UX/UY/G, मैक्सिमम हाइट होती है UY² बाई 2G। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2UY/G, यही होता है बच्चों। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, अगर अभी ये चीज़ क्लियर है तो ज़रा ध्यान दीजिए। अगर ये चीज़ क्लियर है आपको, तो रेंज की वैल्यू 2UX/UY/G जो आ रही है हमारे पास, अब आ जाएगा मज़ा कि कैसे, कि देखिए ज़रा, वर्टिकल कंपोनेंट है UY और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है UX। कोलिजन के बाद ये E टाइम्स चेंज होता है और ये चेंज नहीं होता है। तो देखो सीधा सीधा सारी वैल्यूज़ देख लो, इसमें UY E टाइम्स होगा तो रेंज E टाइम्स हो जाएगी। तो 240 इंटू E की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 3/4 इंटू 3/4, ये आ गई रेंज 180 मीटर। क्या भाई, सही है?
एच में यू वाई का स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ई का स्क्वायर टाइम्स इनिशियल एच हो जाएगा, और इनिशियल एच हमारा 45 था, तो 45 इंटू 9/16, ये है भाई अपनी मैक्सिमम हाइट। मतलब ये आएगा भाई 415/16 मीटर। क्या भाई सही लिखा है मैंने? अभी इमरान कर रहा है और नीतू बता रही है कि इसका आंसर 25.3125 आता है। बिल्कुल सही भाई कह रहे होंगे तो बेटा इसी से आ रहा है जो मैंने लिखा है 25.3125 मीटर। ओके 405/16 है। ओके हाँ सही बात है, 405/16 मीटर आएगी। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट में देखो जरा ध्यान से, 2 आ रहा है, जी आ रहा है, और यू भी कितना हो गया, ई टाइम्स हो गया, तो पूरी की पूरी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो ई टाइम्स चेंज हो जाएगी, है ना। पहले कितनी आई थी 6, अब कितनी हो जाएगी 6/3/4, कितनी आ गई बच्चा 9/2 बोले तो 4.5 सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे करना होता है। एक स्पेशल बात बताता हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ कोलिजन की, जो किसी बुक में दी नहीं गई है, मतलब किसी बुक का मतलब आपके लेवल पर किसी बुक में दी नहीं गई है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट भी चीज़ है। और वो क्या है बच्चों, मान लीजिए एक बॉडी से साइमल्टेनियसली 2 कोलिजन हो रहे हैं एट द सेम टाइम, 2 कोलिजन एट द सेम टाइम। ठीक, ध्यान से सुनना। तो न्यूटन साहब कहते हैं कि साइमल्टेनियसली कोलिजन होने के बाद, ठीक, आप इस पेयर के लिए और इस पेयर के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन निकालेंगे, आराम से लगाइए, है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ कोलिजन अप्लाई करिए इस पेयर के लिए और इस पेयर के लिए, लगा दीजिए। और जैसे ही आप ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कोलिजन लगाएंगे बच्चों, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कोलिजन लगाएंगे, ये इस बॉडी के लिए, इस बॉडी के लिए और इस बॉडी के लिए, इस बॉडी के लिए अगर आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ कोलिजन लगाया, तो ध्यान रखिएगा इसमें एक गलती क्या होती है, हम ये कर सोचते हैं कि पहले जब इसके लिए लगाएंगे तो ये भूल जाएंगे कि ये कोलाइड नहीं कर रहा। नहीं 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 नहीं, फाइनली जो दोनों के कोलिजन से बच्चों इस पॉइंट की जो वेलोसिटी आई है इस पॉइंट की, वो इस पेयर में आएगी, और फाइनली उसी इंस्टेंट पर इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो इस पेयर में आएगी। मतलब जो दोनों के कोलिजन के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो ही अपीयर होगी। चलिए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए ये एक बॉल m मास की एक सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है। तो भैया ये कहानी है, हम क्या बता रहे थे आपको, ये m मास का एक मान लीजिए बॉल या स्फीयर है, ठीक है बच्चों। और सामने ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार बात है भाई, सामने हमने क्या किया, ओहो ये क्या कर दिया, तो बहुत बुरा कर दिया मैंने। ये एक रखा यहाँ पर, ठीक है, और अरे भैया हाँ, एक रखा यहाँ पर, 3 स्फीयर सिमिलर शेप के। आप देखना मज़ा आने वाला है, ठीक है। हमसे बोला गया ये भाई साहब v0 वेलोसिटी से आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, v0 वेलोसिटी से आ रहे हैं, ठीक। ई की वैल्यू जो है ना वो से 1/2 है, ठीक, ये ई की वैल्यू है, बोला गया हमसे, बोला गया तो माननी पड़ेगी भाई, ठीक। अब बताइए फाइनल वेलोसिटी सबकी क्या होगी, तो ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ। फाइनली जस्ट आफ्टर द कोलिजन अगर मैं बात करूं तो ये 3 स्फीयर
ये ट्राइंगल बना। ठीक, एक बात तो तय है कि सिमेट्री से देखो या मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वाई एक्सिस देखो, तो ये वेलोसिटी अगर v2 है तो ये भी v2 ही होगी। इसको v2 डैश और v2 डैश कर देते हैं जान करके, कुछ रीज़न है, ठीक है। और मान लेते हैं ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है, ये भाई साहब जो हैं ये v1 डैश से चलते हैं। ये डायग्राम जस्ट आफ्टर कोलिजन है, ठीक, ये डायग्राम जस्ट आफ्टर कोलिजन है। अब मैं जो सिखाना चाहता हूं, मैं ये सिखाना चाहता हूं आपको कि बच्चों इसको जब सिस्टम ले रहे हो ना, तो वेलोसिटीज के लिए नया कोलिजन मत कराना। मतलब सर, अरे मतलब E का फॉर्मूला होता है v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन v1 माइनस v2। ध्यान से सुनना, इसको A, इसको B, इसको C लिख रहा हूँ, ठीक। तो मैं AB पेयर के लिए लिखना चाहता हूँ, फॉर पेयर AB पेयर के लिए मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक। थोड़ा रुक रुक के चल रहा है, एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर पेयर AB, चलो बताइए, शुरू हो जाइए। ये कंपोनेंट है, ध्यान रखिएगा। v2 डैश बताइए क्या होगा, v2 डैश आराम से तसल्ली से बताइए, जल्दी नहीं है कोई मेरे को। v2 डैश की वैल्यू बोलिए भाई। ये ट्राइंगल में ये थीटा ले लीजिए, ये थीटा ले लीजिए। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट ढूंढिए, इन दोनों बॉडी की लाइन ऑफ इम्पैक्ट ढूंढिए। मैं ढूंढता हूँ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मेरा काम है सर, आपका थोड़ी। ये लीजिए, ये है इसकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो v2 डैश तो v2 डैश ही रहेगा भाई, ठीक है। अच्छा, v1 डैश मतलब फाइनल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। और ये एंगल क्या है बच्चों, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है देखो ना, ये यही तो है थीटा। और ये इस डायरेक्शन में इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 डैश हमने मानी थी ना, तो इस डायरेक्शन में कितनी होगी, जल्दी बोलो, इस डायरेक्शन में कितनी होगी। v1 डैश कॉस थीटा होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो v1 डैश कॉस थीटा, इसका v1 डैश ये होगा, ठीक। मतलब इसको v1 डैश ना लिख करके हम लोग v1 लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो बच्चों। तो v1 डैश इज बेसिकली v1 कॉस थीटा, ठीक। चलिए v1 की वैल्यू बोलिए, v1 की वैल्यू फर्स्ट बॉडी की, उसी के अलोंग वेलोसिटी, तो मैं बोलूँगा v0 कॉस थीटा। अरे v0 थी ना यार, जब ये टकराने वाला था ये v0 थी ना, और ये एंगल थीटा था, तो टकराने के जस्ट पहले उस लाइन के अलोंग v0 कॉस थीटा होगा ना, ठीक है। तो क्या लिखे हैं यहाँ पर, v0 कॉस, और v2 कितना होता रेस्ट पर थे तो 0 हो गया। चलिए E की वैल्यू बच्चों कितनी आई, ये आ गई हाफ बराबर v2 डैश 0 नहीं, v2 डैश तो v2 डैश ही है यहाँ पर, v2 डैश माइनस v1 डैश डिवाइडेड बाय v1 माइनस v2 दैट इज v0 कॉस थीटा, ठीक। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आया v0 कॉस थीटा बराबर 2 टाइम्स v2 डैश माइनस 2 टाइम्स v1 कॉस थीटा। अब साहब हम इसे सॉल्व कैसे करें गुरुजी, बड़ा आसान है। अभी एक इक्वेशन रह गई है, पता कौन सी, कि मोमेंटम कंजर्वेशन की, कि इस डायरेक्शन में भी तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, p कंजर्व। चलिए इस डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम लिखते हैं और देखते हैं क्या आता है। इनिशियल मोमेंटम तो mv0 ही रहेगा, और फाइनल मोमेंटम तो ये भाई साहब दोनों लोग जो हैं ये v2 और v2 से भाग रहे थे, ठीक है, और ये थीटा था, और ये भाई साहब v1 डैश से भाग रहे थे, ये v2 डैश से, ये v2 डैश से, और ये v1 से थे। यही लिखा था मैंने, चेक कर लीजिए, v2 डैश और ये v1 बाद में कर दिया था, ठीक। चलिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग फाइनल मोमेंटम बोलिए, तो मैं लिखूंगा mv1 प्लस ट्वाइस ऑफ mv2 डैश कॉस थीटा, ठीक। यहाँ से m और m हो गया कैंसिल, तो ये वैल्यू आती है v0 बराबर v1 प्लस 2v2 डैश कॉस थीटा। और चूंकि ये ट्राइंगल जो था ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ही होगी बच्चों। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी डालना शुरू कर दीजिए, √3/2। तो ये आ जाता है v0 बराबर v1 प्लस √3v2 डैश, ठीक। दूसरी इक्वेशन बोलिए क्या आ रही है बच्चों,
दूसरी इक्वेशन आ रही थी जो ये वाली इक्वेशन, ये वाली, इसको लिख देते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू बोलिए √3v0/2 बराबर, आगे बढ़िए भाई, क्या है बोलिए 2v2 डैश माइनस 2v1 कॉस थीटा, तो 2v2 डैश माइनस 2v1 कॉस थीटा बोले तो √3/2, हर जगह कॉस थीटा ही आ रहा है। ये और ये कैंसिल और इसको 4 कर देते तो ये आ जाता √3v0 बराबर 4v2 डैश माइनस 2√3v1। आय हाय हाय, क्या बात है, ये तो खतरनाक आ रहा है। चलिए कोई नहीं भाई, कोई बात नहीं। हम क्या करें साहब, हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को नीचे लिखते हैं 2√3v1 का मल्टीप्लाई करके, तो यह आ जाएगा 2√3v0 बराबर 2√3v1 प्लस 2√3 इंटू √3v2 डैश। ये हो जाएगा बच्चा पार्टी कैंसिल, ये कितना बढ़ गया, ये आ गया 3√3v0 बराबर, इन दोनों को जरा ऐड करिए तो कितना आ गया, ये आ गया 6 और वह 4, तो 6 + 4 10v2 डैश। तो यहाँ से बच्चों v2 डैश की वैल्यू आ जाती है 3√3/10। ये है आंसर। मज़ेदार लाजवाब क्वेश्चन था ये। ठीक, इस क्वेश्चन में थोड़ा कम भी समझ में आएगा। क्या ये बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, कि एकदम ऊपर से निकल गया? अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से बताऊंगा तन्मय, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से बताऊंगा, ठीक है, पक्का प्रॉमिस है। उसकी जगह मैं क्या करता हूँ, मैं एक मल्टी कॉन्सेप्ट था, राज चौधरी ने बिल्कुल सही किया, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ये रिवाइज कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, पक्का। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा समय देने के बाद रिवाइज कराऊँ, तो ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन वह है ये, एक नया क्वेश्चन करते हैं कि ये एक स्फीयर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये v वेलोसिटी से जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये एक और स्फीयर रखा है, थोड़ा अच्छा स्फीयर बनाए यार, तेरा मज़ा तो उसी में आता है। हाँ, ये भाई साहब जो हैं रेस्ट पर रखे हुए हैं, और पता है आपको ये डिस्टेंस तो आर ही होगी अगर दोनों सेम रेडियस के हैं तो, ठीक। इसको एक और नाम दिया जाता है, ये कम ज़्यादा भी तो हो सकता था, बाई चांस यहाँ पर आर है, मान लीजिए इतना होता, इस जगह होता, यहाँ पर होता, और ये भी वेलोसिटी से आ रहा होता, तो इसका जनरल नाम होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या होता है बच्चों, इम्पैक्ट पैरामीटर। क्लियर है, ठीक। अच्छा, ई की वैल्यू इस बार हमको 1 दी गई है, 1 पूछा गया है, फाइंड velocities of both sphere after the collision, ठीक। क्लियर है ये बच्चों, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हाँ लास्ट क्वेश्चन है, और जीपी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन भी देखेंगे, और जो पिछला क्वेश्चन था वो रिवाइज भी कराऊंगा, और उस तरीके के कई क्वेश्चन और कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है, मस्त होने वाली है, बहुत बढ़िया होने वाली है, ठीक है बच्चों। चलिए जी, टाटा एंड बाय बाय।